देखो मंडे से आपने क्या करना है, आपने लानी है कौन से क्लास की एनसीईआरटी? 11th क्लास की ले आना। हाँ 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ले आना, ठीक है। सारे बच्चों के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये और लेकर आना, और एक स्टूडेंट एटलस लेकर आना। कौन सा वाला लाओगे? वो वाला कौन सा होता है? ऑक्सफोर्ड का ले आना, चलो ऑक्सफोर्ड का। लेकिन स्टूडेंट एटलस लाना, ठीक है। एक और होता है शायद स्कूल एटलस करके कुछ होता है, वो फ्रॉड होता है, उसमें कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट एटलस लाना, उसमें काम की चीज़ें हैं मार्क कराने वाली, ठीक है। 3 है ना, वो ले आना जिसमें ले आना, कोई ले आना। 1 होगी ना, जो 1 नंबर ले आना। 3 होगी ना, उसमें से एक 1 नंबर लिखा होगा किसी पे, है ना, ठीक है। वो ले आना ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये प्रोजेक्टर पे आपको पढ़ाएं ज्योग्राफी सारी, ठीक है। उसमें फ़ोटो होंगी ना, फ़ोटो पे दिखेगा ना आपको ज्योग्राफी। अच्छा, इकॉनमी तो लिख सकते हैं, ज्योग्राफी में आप फोटो नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लैंड फॉर्म है, क्या है ना। सही बात है ना। मैं बोलूँ कि ओशन से ये लैंड फॉर्म बन जाता है तो आपको याद ही नहीं रहेगा, फोटो देखोगे तो याद रहेगा, हाँ ये लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। चलो देखो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा एक चीज़ है जिसको बोलते हैं एनपीए। एनपीए हमने देखा कि 90 डेज तक आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं चुकाई तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो चीज़ एनपीए हो गई है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था? सब स्टैंडर्ड एसेट्स, है ना। वो कहाँ तक जा रहा था? 12 महीने से 12 महीने के अंदर, मतलब अप टू 12 मंथ्स, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा था? नहीं, डाउटफुल एसेट्स होगा, है ना। डाउटफुल एसेट्स, है ना। डाउटफुल एसेट्स कब तक था? मोर देन 18 मंथ्स और हाँ मोर देन 12 मंथ्स, है ना, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स इज मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स। और एक हमने देखा लॉस्ट एसेट्स, है ना। हाँ मतलब ये तो अब नहीं आएगा, इसको आप भूल जाओ, है ना। अब 0, यहाँ से कुछ आने वाला नहीं। आप देखो यहाँ से बचने के लिए अलग से साइड में एक चीज़ लिखो। यहाँ से बचने के लिए कि सीधा आपको 90 दिन के बाद नहीं पता चले कि कोई चीज़ एनपीए हो गई है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्या उसको आप बोलोगे SMA 0, है ना। SMA 0, SMA 1 और SMA 2, ठीक है, ठीक है। SMA 0, SMA 1, SMA 2, इसको आप बोलोगे अप टू 30 डेज, इसको आप बोलोगे अप टू 60 डेज। और ये SMA 2 या फिर आप इसको स्लैश लिख दो, कौन सा वाला? एनपीए, ठीक है। 90 दिनों, ये 60 से 90 दिन के बीच वाला मान लो आप, इसके बीच में इसको हम बोलेंगे SMA 2 है, ठीक है। SMA का मतलब क्या है? SMA का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ठीक है। और एक तो हमने देखा बासिल 3 नॉर्म से बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, उसमें से 70,000 करोड़ सरकार ने दिया कि इतना तो हम देंगे आपको 4 इंस्टॉलमेंट में, है ना। और बाकी का बोला गया कि आप अपने शेयर बॉन्ड मार्केट में इशू करो और वहाँ से कुछ पैसा लेकर आओ, ठीक बात है। आने वाले समय में वापस से ये एनपीए की समस्या ना हो, उसके लिए ये एनपीए तक पहुँचे ही नहीं चीज़, उससे पहले इसको पकड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? SMA अकाउंट 30 दिन तक अगर कोई नहीं दे रहा है तो उस पर आप उसको SMA 0 वाली कैटेगरी में डालो और देखो कि वो क्यों नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है, इसका एनपीए हो सकता है आने वाले टाइम पे हो जाए, है ना। तो ऐसे करके इसको 3 कैटेगरी में तोड़ो। फिर ऐसा आपको किस चीज़ के लिए करना ही करना है, ठीक है। ऐसे आपको वो सारे लोन्स जिनका अमाउंट इज मोर देन, जिनका अमाउंट इज मोर देन 2 करोड़, ठीक है। ये क्या है? आरबीआई की गाइडलाइन। आरबीआई ने क्या गाइडलाइन निकाली है भाई? अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का कोई लोन लेता है, इससे छोटा होगा तो फिर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 करोड़ से ज़्यादा का कोई लोन लेता है तो फिर आपको
ये SMA1, SMA0, SMA1, SMA2 ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। बात समझ आई? ये उसे वहीं पे लिख लो जहाँ पर NPA लिखा है, उसी के साथ में लिख लो ताकि याद रहे आपको। ठीक बात है? ठीक है। आप देखो तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हम समझेंगे कि ठीक है एनपीए तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एनपीए हुआ तो इंडिया के केस में ये एनपीए कैसे फेजेस में आया और क्या इसमें दिक्कत हुई, ये तो आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया क्योंकि मैं एनपीए बता रहा था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। आप देखो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो एक्चुअल में है क्या? ट्विन बैलेंस शीट मतलब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, दो चीज़ों की बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में क्या होता है, देखो कोई बैलेंस शीट होगी, जैसे किसी जगह की, किसी बैंक की, किसी कंपनी की बैलेंस शीट, उसमें एक साइड होगी जहाँ पे लिखा होगा एसेट्स है ना, एक साइड पे लिखा होगा लाइबिलिटी है ना। यही होता है ना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखा होगा कुछ आपके एसेट्स हैं, कुछ आपकी लाइबिलिटी है ना। ठीक है। आप देखो ट्विन बैलेंस शीट का मतलब क्या है, दो चीज़ें कौन सी हैं इसमें, या एक तो बैंक्स और दूसरे प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, बैंक्स और प्राइवेट फर्म्स। बैंक्स और प्राइवेट फर्म्स दोनों की बैलेंस शीट खराब होना एक साथ हो गई थी। उस प्रॉब्लम जो हुई उसको क्या नाम दिया गया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या चीज़? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। कैसे, आप समझ ही रहे हो भाई, बैंकों में तो एनपीए हो गया, उनका तो वैसे भी खाता खराब हो गया सारा है ना। बैंकों में एनपीए हो गया, उनका तो खाता वैसे ही खराब हो गया। और ये प्राइवेट फर्म्स, इन्होंने लोन दिया है और इन्होंने लोन को डिफॉल्ट कर दिया है ना। बैंक का तो एनपीए हुआ, इनका लोन भी डिफॉल्ट हो गया है ना। इनके पास भी वापस करने के लिए पैसा नहीं है ना। तो इनके बैलेंस शीट में भी वो आ रहा है कि भाई इतना हमारे पास डेट है, कर्जा है ना। इनके पास आ रहा है कि इतना हमारा लाइबिलिटी हो गया, उनके पास आ रहा है इतना हमें चुकाना है। दोनों की बैलेंस शीट में दिक्कत आ गई है। ठीक है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। कौन से ट्विन भाई, एक बैंक और दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है। आप देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि इकोनॉमी में ऐसे साइकिल चलता है ना, याद है? क्या हमने देखा था, ये बूम पीरियड, ये बस्ट पीरियड है ना, फिर ये बूम, फिर ये बस्ट है ना। ऐसे बूम बस्ट पीरियड चलता है। और मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था कि जब बूम पीरियड चलता है तो बैंक खूब बढ़ चढ़ के लोन में पैसा देते हैं है ना, क्योंकि उनके पास उस टाइम बहुत सारा पैसा होता है और उनको लगता है मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और इस टाइम हम लोन में पैसा देंगे तो हाँ कंपनियां कुछ एक्सपेंशन करेंगी, नए एम्प्लॉयज़ को लाएंगी, इनका बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो हमारा लोन जो है हमें एक दिन वापस मिल जाएगा है ना। पर एक्चुअल में क्या होता है, वो एक टाइम के बाद एनपीए हो जाता है और एक्चुअल टाइम पे बस्ट पीरियड में उनके पास देने के लिए पैसा नहीं बचता है ना। ठीक है। तो बासेल नॉर्म्स ने क्या सजेस्ट किया, बासेल नॉर्म्स ने क्या बोला, नहीं बोला क्या, 2% हाँ क्या बोला था उसको, उस चीज़ को क्या बोला था, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो यार आप, ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर CCCB है ना। बोला था मैंने आपको यार 2% अलग से निकाल के रखो ताकि बस्ट पीरियड के टाइम पे उसको यूज़ करें है ना। काउंटर साइकिल कैपिटल बफर याद आया, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर याद आया। अलग से कौन सा वाला, किससे अलग, वो जो CRAR है, क्या है CRAR, क्या है CRAR, क्या है कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो है ना। CRAR क्या था, CRAR क्या चीज़ थी भाई, कितने % था, इसमें अलग अलग डिवीजन नहीं 9%। हाँ CRAR तो पूरा तो 9% है ना। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो आपका 9% है। वो जो आप बोल रहे हो अलग अलग, वो तो आपने अपने बैंक में बना रखा है कि भाई मैं इतना लोन दे दूंगा तो इसका रिस्क वेट इतना है ना। टोटल कुल आपका 9% आपको मेंटेन करना है क्या, CRAR है ना। याद आया, एक दिन बस आपको क्लास नहीं पढ़ाई, क्वेश्चन कराए तो आप भूल गए इतना जल्दी कैसे भूल गए, याद आ रहा है, याद आ गया। देखो तो इकोनॉमिक सर्वे
इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम और एक्चुअल में ये एनपीए की प्रॉब्लम ये अचानक से आपको 2017 के आसपास से अभी ज़्यादा दिखी है ना। आफ्टर 2017 आपको ये ज़्यादा दिखी है ना। न्यूज़ में 2017 के बाद से ज़्यादा आ रहा है एनपीए है ना। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि नहीं, ये 2017 में तो आपको दिखा, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। ये कब से स्टार्ट हो गई थी? 2005 के आसपास से, ठीक है। 2005 के आसपास से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसका मानना है कि ये प्रॉब्लम स्टेजेस में आगे बढ़ी है, ठीक है। पहले इसकी एक स्टेज आई, फिर दूसरी स्टेज आई, फिर तीसरी स्टेज आई, ठीक है। उनका ये कहना है कि 2005 में क्योंकि इकॉनमी जो थी 2005 में इकॉनमी अच्छे से ग्रो कर रही थी, ठीक है। जीडीपी जो था हमारा अच्छे से ग्रो कर रहा था, ठीक है। जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रहा था, बूम पीरियड था, ठीक है। तो उस टाइम बैंकों ने खूब लोन दिया, ठीक है। बैंक्स गेव अ लॉट ऑफ लोन, ठीक है। कब? बूम पीरियड में। आप देखो 2005 से 2008 तक अच्छा खासा बूम पीरियड चल रहा था, लेकिन बैंकों ने क्या सोचा और इंडस्ट्रीज ने क्या सोचा कि ये जो इतना सारा बूम पीरियड चल रहा है और सारी चीज़ें स्टेबल हैं, ये तो उसकी वजह से है जो हमने 1991 में रिफॉर्म लिए थे, है ना, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लिए थे, उसके चलते आज जो है हमें इतना सारा फायदा हो रहा है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में वो नहीं था, ये तो ग्लोबली आपका सर्ज चल रहा था, ठीक है। जैसे ग्लोबल स्लो डाउन होता है ना, वैसे ही उस टाइम ग्लोबली जो है सारी इकोनॉमीज ही, अगर इंडिया उस टाइम 8% से चल रही थी तो भाई उस टाइम पाकिस्तान भी 7% और ये इंडोनेशिया वगैरह ये भी 7.5% से चल रही थी, ठीक है। ठीक बात है। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया अलग से, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और बाकी कंट्रीज का जीडीपी ग्रो नहीं हो रहा है ना। सारी कंट्रीज ही एक अच्छे 8 से 9 या फिर आप बोलो 9-10% के आसपास सबका जीडीपी चल रहा था, ठीक है। एक तो ये चीज़ गलत हुई कि उन्होंने सोचा कि ये तो एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है, जबकि ये एक्चुअल में एक ग्लोबल फिनोमेना था। 2008 में आपका क्या हुआ? सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। ये सब प्राइम क्राइसिस क्या है? ये आपका होमवर्क समझ लो बस। सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में जो हाउस होल्ड लोन्स थे वो उन्होंने खूब दबा के हाउस होल्ड लोन दिए उस टाइम, ठीक है। कि आप जिसको भी हाउस होल्ड लोन चाहिए, आप कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं, बस आप वो 10-12 की मार्कशीट, एक फोटोकॉपी उसका और एक पासपोर्ट साइज फोटो रखो और बस आप लोन ले जाओ, है ना, ठीक है। बात समझ आई? आसानी से सबको लोन मिल रहा था। इन्होंने दबा के सबको लोन दिया और एक टाइम के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वो घर वर बनाया नहीं, सब डिफॉल्ट हो गया और बैंकों के पास वापस रिकवर करने को पैसा नहीं मिला और बैंकों में बहुत ज़्यादा डेट हो गया, जिसको फिर आकर अमेरिका की सरकार ने बैक करके वो सारे बैंकों को उसमें से निकाला था, ठीक है। ठीक है, क्या है कैसा है ऊपर से आपको समझा दिया, आप ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो घर जाके पढ़ना, ठीक है। अब सब प्राइम क्राइसिस क्योंकि अमेरिका में चल रहा था और आपको पता है अमेरिका से ट्रेड और डॉलर की वजह से सारी दुनिया उससे कनेक्टेड है ना। तो जैसे ही अमेरिका में कोई चीज़ होगी तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी पर पड़ेगा उसी टाइम, है ना, ठीक है। बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब प्राइम क्राइसिस के बाद आप देखो अचानक से नीचे चला गया, क्या मतलब आप मानो कि एक टाइप का रिसेशन जैसी सिचुएशन आ गई पूरे वर्ल्ड में, है ना। जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो एक टाइप की रिसेशन जैसी सिचुएशन आ गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रोथ वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा, रिसेशन जैसी चीज़ आ रही है, यहाँ पे एक बारी एक टाइम पे दबा के इन्होंने पैसा दे दिया है। अब देखो रिसेशन जैसी चीज़ आ गई है, अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं एक तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने लोन लिया हुआ है, एक तो उन्होंने लिया हुआ है लोन, ठीक है। सेकंड, क्योंकि रिसेशन हो गया है तो अचानक से कुछ एक्सपेंशन तो होगा नहीं उनका, है ना, डिमांड ही नहीं है, मंदी चल रही है, डिमांड है नहीं, एक्सपेंशन होगा नहीं, ठीक बात है। डिमांड है नहीं, डिमांड नीचे चलेगी, डिमांड चलेगी नीचे, एक्सपेंशन चला गया नीचे, एक्सपेंशन होगा नहीं। आप देखो इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ की समस्या और बढ़ सकती है।
क्या हो सकता है? आप देखो इसी टाइम पे ये रुपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से रुपी जो है वो और ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट में अगर इस टाइम रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो अगर सोचो इस कंपनी ने यहाँ से तो पैसा उठाया है, मानो सोचो कहीं बाहर से भी कोई पैसा उठाया हुआ है ना, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा रुपी में पैसा वापस देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट चुकाना है और प्रिंसिपल चुकाना है ना, ठीक बात है। अगर रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो एक्चुअल अमाउंट अगर उसका कुछ डॉलर में उसने लोन लिया था पर रुपी वीक हो गया, उस हिसाब से उससे ज़्यादा रुपी अब बाहर भेजने पड़ेंगे लोन चुकाने के लिए, ठीक है। फिर आप और देखो और क्या हो सकता है, मानो इन्फ्लेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाए, इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये सारे फैक्टर हैं कि 2008 के बाद एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को इतनी दिक्कत हुई, ठीक है। आप क्या बोलोगे भाई, क्योंकि लोन ले रखा था, यहाँ सब प्राइम क्राइसिस की वजह से बाकी सारी इकॉनमी क्योंकि लिंक्ड है, उसकी वजह से ये रुपी डॉलर में रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इन्फ्लेशन उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, कंपनीज के पास एक्सपैंड करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इन्होंने बाहर से भी लोन ले रखा था, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, वही जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ठीक है बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हो आप हमसे थोड़ा और लोन ले लो, है ना, और लोन दिया उनको, है ना, क्या आप कोई और नई चीज़ खोलना, उससे क्या पता आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या पता आप सारा लोन चुका पाओ, ठीक है। वही एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, याद आया, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। फिर आप ये भी बोल सकते हो सर कि नहीं, और सुनो, फिर क्या हुआ, सरकार को जैसे पता चला कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बिल्कुल अभी दिवालिया होने वाली है, उनको सरकार ने कुछ सपोर्ट दिया कि आप पे हम कुछ कम टैक्स लगाएंगे, कम कस्टम ड्यूटी, कम ये सारी चीज़ें, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ठीक है। अभी इस टाइम तो एक्साइज ड्यूटी लगती होगी ना, ठीक बात है ना, कम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, कम ये सारी चीज़ें, ताकि आपका सामान सस्ता हो और लोगों को सस्ता दिखे और ताकि लोग सस्ते में खरीदें और आपका कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, आपको कुछ पैसा मिलेगा तो तभी आप कुछ प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ टैक्स बेनिफिट दिए गए, कुछ टैक्स बेनिफिट्स, कुछ टैक्स बेनिफिट दिए गए। आप देखो स्पेशली यहाँ पर, स्पेशली अगर आप बात करो इंडिया की एविएशन सेक्टर की, एविएशन सेक्टर की, ठीक है, इंडिया का एविएशन सेक्टर, और वहाँ पर आप मानो जैसे किंगफिशर है ना, अब किंगफिशर ने भी ऐसे बहुत सारा पैसा कहीं से उठाया होगा, ठीक बात है, विजय माल्या ने, और किंगफिशर ने जब कहीं से बहुत सारा पैसा लिया होगा और अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, मेरी 3000 की टिकट होती थी तो अब भाई 2000 में आप फ्लाइट पे आ जाओ और 2000 की टिकट कर दी है मैंने, है ना, 2000 रुपये की टिकट हम कर देते हैं और उसमें आपको खाना भी मुफ्त मिलेगा और ये सारी चीज़ें, लोक लुभावन है ना, ताकि लोग आएँ और सस्ते में अब फ्लाइट से ट्रैवल करें, बात समझ आई। लेकिन इनके साथ और क्या चीज़ हुई, इनके साथ क्या हुआ कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो था इस टाइम, एविएशन टरबाइन फ्यूल चलाने के लिए उसका ग्लोबली पहले ही बहुत सारा प्राइस इंक्रीज था, सरकार ने इस पे और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए कुछ, ठीक है। अब कहीं से तो घूम फिरा के कहीं पे कुछ दे रहे हैं तो कहीं से तो वसूलेंगे ना, ठीक बात है। तो सरकार ने क्या किया, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए, तो बेचारों के पास पहले ही कुछ नहीं था और इनके पास और दिक्कत होगी इनको, ठीक है, ठीक बात है। आप बोलो कि सर ये किंगफिशर और इसकी जैसी और एविएशन कंपनी, तो अब सबको पता ही है कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो इसको और क्यों पैसा दिया जा रहा है, या फिर इसको एसबीआई ने क्यों पैसा दे दिया, है ना, ठीक है। अब देखो ये पहले ही इतनी बड़ी कंपनी है ना, इसको तो सब जानते हैं, अब इसको एसबीआई पैसा नहीं देगा तो इसको कोई और बैंक दे देगा, है ना। अब मेरे आपके जैसा तो नहीं है ना ये, है ना, कि हम किसी भी बैंक में जाए तो नहीं आप अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए तो आपको नहीं लोन देंगे, है ना, बात समझ आई। अब किंगफिशर भाई विजय माल्या को सब जानते हैं, एसबीआई वाला हिकड़ी दिखाएगा हम आपको लोन नहीं देंगे, तो पंजाब नेशनल बैंक वाला दे देगा, है ना, एक्सिस बैंक वाला दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ बैंकों ने गलत किया कि उनको लोन नहीं देना चाहिए था, भाई ये लोन नहीं देते तो कोई और लोन दे देता, ये होना था तो ये होना ही था, आप ऐसे मान के चलो इसको, ठीक है। ये क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि ऐसा होना था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ऐसे ऐसे करके इंडस्ट्रीज और स्पेशली जो एविएशन इंडस्ट्री है इंडिया की, जो आप देखते हो ये विजय माल्या वगैरह, वहाँ पर ये सारी दिक्कत क्यों हुई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डेट इकट्ठा होने लग गया, बहुत ज़्यादा
डेट इकट्ठा होने लग गया। अब डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो याद करो कि डेट से लड़ने के लिए एक कमिटी ने कुछ बोला था कि आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल टाइप की कोई चीज़ बनाओ। याद आया? कौन सी कमिटी ने बोला डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ? नरसिम्हन कमिटी, है ना? नरसिम्हन कमिटी वन में बोला मतलब, और सेकंड में वापस से रिपीट किया। नरसिम्हन कमेटी 1 और सेकंड दोनों में इन्होंने बोला, और उसके बाद जाकर क्या बनाया गया? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाने की बात की, बोला ना? नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि भाई लोन तो ऐसे डिफॉल्ट हो जाएंगे, आप एक टाइप का डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ। याद आया? उसके बाद 2002 में जाके, उसके बाद 2002 में जाके क्या, कौन सा एक्ट लाया गया? सरफाइसी एक्ट, है ना? ठीक है, सरफाइसी एक्ट लाया गया कब? 2002 में। ठीक बात है, जहां तक समझ आ गया ना? दो 2002 में लाया गया सरफाइसी एक्ट, किससे लड़ने के लिए? भाई ये बहुत ज़्यादा लोन डिफॉल्ट हो रहा है, वहाँ से कुछ पैसा आपको मिल जाए, उससे लड़ने के लिए सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सरफाइसी एक्ट क्या बोलता है? सरफाइसी एक्ट एक्चुअल में किस चीज़ के लिए है? क्या चीज़? बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? आप देखो, ये सरफाइसी एक्ट आप कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो? ये इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स में। यही इसका मेजर डिफरेंस है विद आईबीसी। ठीक है, आपको कोई बोले कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और ये सरफाइसी एक्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे सरफाइसी एक्ट इज कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट सिक्योर लोन्स। ठीक है, जबकि आईबीसी जो है वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लोन में आप वहाँ से रिकवरी करवा सकते हो। ठीक है, बात समझ आई? अब सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? मानो ये विजय माल्या, मानो ये विजय माल्या और उसने यहाँ से बैंक से एसबीआई उसने बैंक से कुछ लोन उठा लिया। कितना? मानो 300 करोड़ रुपए का कुछ उसने लोन लिया, है ना? ठीक बात है, 300 करोड़ का लोन लिया और सामने उसने गिरवी रखा अपना घर वगैरह, कुछ तो मॉर्टगेज रखी है। ठीक है, कुछ मॉर्टगेज रखी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मॉर्टगेज रख के उसने कुछ लोन में पैसा उठाया है, तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो ये सरफाइसी एक्ट के अंडर उसकी अटैच्ड प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन किया जा सकता है। बात समझ आई? ठीक है, लेकिन जो अटैच कराइए वही। अब ऐसे नहीं कि इनका मन करे कि एक्चुअल में तो आपके घर की इतनी कीमत है ही नहीं, आपने 300 करोड़ का उठाया था, अब आप अपने बेटे की 2 लग्जरी गाड़ी वो भी हमारे सामने रख दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर यही इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं घर के बदले आप मुझे 300 करोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो मतलब सिक्योर्ड लोन होगा, उस केस में सरफाइसी एक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पैसा निकालने के लिए आगे कहाँ जाएगा? आगे ये चीज़ कहाँ जाएगी? जाएगी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ARC यहाँ से जाएगी और यहाँ पर इसका लिक्विडेशन होगा और वहाँ से कुछ पैसा निकलेगा तो वो पैसा बैंक वहाँ से रिकवर कर लेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? थोड़ी देर होल्ड पे रहो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आओ। आप देखो यहाँ पर IBC लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? भाई ये सरफाइसी एक्ट एक तो सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट, दूसरा यहाँ पर रिकवरी रेट, मतलब ये सरफाइसी एक्ट में आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास चले गए, वहाँ केस चला, तो वहाँ पे सक्सेस होने का मतलब उसका एक्चुअल में लिक्विडेशन हो जाए और सारी आपको पैसा वापस मिल जाए, उसका सक्सेस रेट इज़ ओनली 2.5%। मतलब 100 अगर केस जाते हैं तो सिर्फ 2 या 3 केस में से आप लिक्विडेशन करवा पाते हो। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए कुछ तो इसमें खामी है कि आपको एक नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाने की जरूरत है। बात समझ आई? ठीक बात है ना? पक्का समझ आ रही है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाने की आपको जरूरत क्यों भाई? सरफाइसी एक्ट में कुछ खामी है जिनको पूरा करने के लिए आप IBC लेकर आओगे। ठीक है, IBC में क्या है कि भाई ये सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें अगर आपको, इसमें क्या होता है, एक इंसॉल्वेंसी
प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसको किया जाता है अपॉइंट, जो ये सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। फिर 330 डेज मतलब अर्जी गई और उसके 330 दिन के भीतर कुछ उस पर रिजल्ट आना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। 330 डेज अप टू 330 डेज, मैक्सिमम ऑफ 330 डेज, ठीक है, तब तक इसमें कोई काम होना चाहिए। एक्चुअल में होता है 270 डेज पर एक्सटेंडेड अप टू 330 डेज, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है 270 डेज पर एक्सटेंडेड अप टू 330 डेज तक आप इस पर कोई काम करो। फिर भाई इसमें कुछ फीस रखी गई है, कितनी भाई 10,000 रुपये की आपको फीस है अगर आपको अपना केस इसमें लेकर जाना है। क्यों रखी गई है भाई? फिर तो ऐसे भी कोई मुंह उठा के भाई मेरा केस है ना, जैसे अभी 100 रुपये फीस है यूपीएससी के पेपर की, तो हर दूसरा बंदा चलो मैं यूपीएससी का फॉर्म भर देता हूँ, है ना। बात समझ आई क्या? बात समझ आई? लड़कियों के लिए तो फ्री भी है ना, है ना। बात समझ आई? अब थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा तो भाई कोई सोचेगा नहीं 10,000 रुपया सोचते हैं, ठीक है। कुछ फ़ी रखी गई है, ठीक है, ताकि जो ऐसे ही मज़े करने के लिए यहाँ पे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो ना आए, और यहाँ पे फीस रखी गई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आए कि इसके फीचर क्या हैं, किसके? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के, ठीक है। इसमें IBC होगा कि प्लस ये 10,000 रुपये हो जाएगा? क्या चीज़? हाँ, अगर आप हार गए फिर तो डूबेगा ही, अगर आप जीत गए तो फिर तो मिल जाएगा। नहीं, जीत गए तो फिर भी नहीं मिलेगा, वो तो केस फ़ी है ना, वो तो फ़ी है ना। हार गए तो फिर तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखो आईबीसी में होता क्या है, आईबीसी में ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है वो देखता है कि इसमें दो टाइप के क्रेडिटर हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर, है ना। ये बात एक बारी हमने पहले करी हुई है ना। ठीक है, बात समझ आई? आपने दिल पे तो नहीं ले लिया, सर ने बोला कि 100 रुपये का फॉर्म है तो कोई भी भर देता है, पक्की बात है ना। अरे इसमें क्या हो गया, आपके बोलने वाले थे हमारा तो फ्री है। देखो भाई इसमें दो टाइप के क्रेडिटर हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है ना, और ये एक टाइप का ऑपरेशन में कोई लेबर प्रोवाइड कर रहा है ना। नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल के लिए पैसा तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर दे रहा है ना। ऑपरेशनल क्रेडिटर भाई मेरे यहाँ पे आके तुम चाय पिला जाना, वो तुम्हारा हफ्ता महीने के बाद तुम्हारा बिल सेटलमेंट करेंगे, जब समझ रहे हो, वो एक टाइप का उसके ऑपरेशन में कुछ कोई काम में अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर एक टाइप का, ठीक है, उसको आपके बोलोगे एक टाइप का कंपनी में ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना। अब अगर केस को लेकर जाना है आपको ये आईबीसी के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास अगर आपको केस लेकर जाना है तो एटलीस्ट 75% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर वो राजी होने चाहिए, तो आप ये केस लेकर जा सकते हो, ठीक है। कहाँ पर? 75% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होंगे, ठीक है, वो राजी होने चाहिए, तब आप ये केस उठाकर आईबीसी में लेकर जा सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक तो आसान है, कुछ भी नहीं है। आप देखो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर और ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के बीच में लड़ाई चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, फिर सरकार कुछ कहती है। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ, हमें तो कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, हमें तो पैसा ही नहीं मिला, है ना। ठीक बात है, लेकिन ये किस हिसाब से, याद करो कि कभी कंपनी का लिक्विडेशन हो तो सबसे पहले बॉन्ड वाले को पैसा मिलता है ना, फिर उसके बाद शेयर वाले को, और उसमें फिर लास्ट में कुछ बचेगा तो उस जो कंपनी का मालिक है उसको पैसा मिलता है ना। तो उसी हिसाब से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर ने सबसे पहले पैसा दिया था, तो इनका ये मानना है कि लिक्विडेशन होगी तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर को सबसे पहला हक है उसका लिक्विडेशन के बाद। बात समझ आई? अब अगर ये राजी हो जाते हैं, 75% लोग राजी हो गए कि हाँ हाँ आप ये आईबीसी में लेके जाओ और कंपनी का आप नीलामी करो, हमें हमारे पैसे वापस करो। बात समझ आई? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो ये 330 डेज के बीच में कुछ देखेगा कि भाई कितना इस पे कर्जा है और कितनी कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है, क्या क्या चीज़ें हम अटैच कर सकते हैं, है ना। बात समझ आई? मानो किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को उसने अटैच किया, अब उसकी होनी है लिक्विडेशन, अब उसकी होनी है लिक्विडेशन। तो एक कंपनी बनाई जाएगी जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें भी है ARC, क्या है नाम? एसेट्स
रिकंस्ट्रक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी भाई? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? जैसे कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ी वाला क्या करता है? आपसे सामान लेता है ना? आप कबाड़ी वाले को सामान दे देते हो, फिर वो उसके अंजर बंजर अलग करता है और जाके उसको बेच आता है अलग अलग जगह पे। बात समझ आई? ऐसे ही करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? मानो इसने कोई फैक्ट्री नीलामी हुई और इसने फैक्ट्री अपने अंडर ले ली, ठीक है। अब फैक्ट्री में कुछ चीज़ें होंगी अलग से, कुछ यहाँ पे कोई अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अलग अलग जाके अलग अलग पार्ट्स, उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं उस फैक्ट्री में, अलग अलग जो मशीनरी लगी है उसके पोटेंशियल वो कहाँ पे बिक सकती है, ठीक है, वहाँ पे जाके उसके मालिकों को ढूंढेगी, ठीक है। ठीक बात है, समझ आ रही है कि ये कहाँ बिक सकता है ना। उसके साथ वो कुछ करेगा कि भाई ये तो इतने का है, आप इतने में मेरे से खरीद लो, मैं बेच रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मानो कोई चीज़ एक्चुअल में हो 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ में तो नहीं बिकेगी, है ना। वो बोलेंगे ये तो अब खराब हो रखी है ना, 10 करोड़ तो नहीं देंगे उसका, है ना। तो इसका मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, वो जब लिक्विडेशन करेगी तब पूरा पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, जो एक्चुअल में जितना इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ था उतना तो नहीं मिलता होगा, है ना, पर कुछ पैसा मिल जाता होगा, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कुछ बेच बाच के कुछ पैसा निकाल ले। बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई? तो ऐसे करके आप बोलोगे कि आईबीसी में क्या होता है? आईबीसी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन दोनों लोन उसमें हो सकते हैं, ठीक है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप मुकेश अंबानी का छोटा भाई कौन? अनिल अंबानी, है ना, उसके पास एक ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एक, ठीक है, ठीक है। पर उसके पास उसका खुद ही दिवालिया हो रखा है, लेकिन उसके पास एक कंपनी है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। कौन सा एनडीआरसीएल? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नहीं, आप नाम अच्छे से बताओ फिर हम सोचेंगे क्या है, ठीक है। देखो आईबीसी में आप क्या बोलोगे कि भाई इसमें तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें अगर जाना है तो कोई भी मुंह उठा के नहीं जा सकता, कुछ फीस रखी हुई है, ठीक है, ताकि कम लोग यहाँ पर जाएं, ठीक है, जिनका एक्चुअल में कोई काम है वही। फिर आप बोलोगे इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर कुछ कैपिटल प्रोवाइड करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कुछ लेबर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर 75% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर ये राजी हो जाते हैं कि हाँ हमें कंपनी का लिक्विडेशन करना चाहिए, बात समझ आई? अगर हमें कंपनी का लिक्विडेशन करना चाहिए तो इस कंपनी का लिक्विडेशन होगा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये उठा के सारा किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि इस चीज़ का आप लिक्विडेशन करो, और वो उसके अलग अलग से पुर्जे निकालेगा और अलग अलग से पोटेंशियल बायर्स जो होंगे उनको वो पुर्जे देगा। बात समझ आई? आप देखो कि इसमें यहाँ तक तो सबको पता है, यहाँ तक तो आप पढ़ ही लोगे। एक नई चीज़, न्यू अमेंडमेंट टू आईबीसी, न्यू अमेंडमेंट टू आईबीसी, ठीक है। न्यू अमेंडमेंट क्या है भाई? इकोनॉमिक सर्वे कहता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है भाई आप नेम एंड शेम एक पॉलिसी अपनाओ। क्या? नेम एंड शेम, ठीक है। आप नेम एंड शेम आपकी एक पॉलिसी अपनाओ, जिससे क्या होगा कि भाई ये जो भी यहाँ पर जा रहे हैं आप उनके बारे में खूब अखबारों में छापो कि इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, ताकि उनके बारे में बहुत बदनामी हो जाए उनकी और आगे चल के ऐसा ना करें, ठीक है। नेम एंड शेम पॉलिसी। लेकिन उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आया? उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि सारे लोग ये विजय माल्या की तरह विलफुल डिफॉल्टर नहीं होते हैं, है ना। सारे विजय माल्या की तरह विलफुल डिफॉल्टर नहीं होते। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब भाई वो पैसे दे सकता है पर वो नहीं देना चाहता, ठीक है। इसका मतलब हुआ विलफुल डिफॉल्टर, कि मैंने विलफुली डिफॉल्ट किया है, मैं अभी भी पैसे दे सकता हूं पर मेरा मन नहीं है देने का, मैं नहीं दूंगा टाइप, ठीक है। उसको आप बोलोगे विलफुल डिफॉल्टर, है ना। उनका ये कहना है कि सारे विजय माल्या की तरह विलफुल डिफॉल्टर नहीं होते। कभी हो सकता है कि एक्चुअल में मानो कि मैं कोई कंपनी स्टार्ट करूं और ऐसा ऐसा हो, लेकिन किसी भी कारण से मेरी कंपनी ना चले और मैंने कर्जा लिया था और वो कर्जे में चले जाए, है ना। लेकिन मैं एक्चुअली अच्छे मोटिव से आया था, लेकिन वो कर्जे में चले गई और मेरे पास बैंक का बहुत कर्जा हो गया, तो मेरे को इस कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। क्यों?
भाई नेगेटिव पब्लिसिटी होगी फिर मेरा तो कोई सामान खरीदेगा नहीं आगे चल के, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे के सारे विलफुल डिफॉल्टर नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा एक अमेंडमेंट लाया गया, क्या, जैसे मानो कि कोई कंपनी है, मानो वीडियोकॉन, ठीक है, मानो वीडियोकॉन जो है वो दिवालिया हो गई, ठीक है, अब वो बिकने के उस पर आ गई, ठीक है। तो आप देखो एक चीज़ बोलेगी कि आप भाई अब इसके बारे में रोज आप पेपर में मत छापो, ठीक है, आप इसको कुछ बिहाइंड द कर्टन कोई स्कीम चलाओ, ठीक है, बिहाइंड द कर्टन आप कोई स्कीम चलाओ। अगर वीडियोकॉन जाकर किसी और को लेकर आता है, मानो वीडियोकॉन की महिंद्रा वाले के साथ बहुत अच्छी बनती है, या टाटा वाला उसका दोस्त बचपन का है ना, वो उसको बोले भाई मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, या फिर मेरी कंपनी में कुछ स्टेक्स खरीद ले, उसके बदले मेरे को कुछ पैसा दे दे ताकि मेरी कंपनी लिक्विडेशन होने से बच जाए उसका, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो वो उसके पास ये वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद से कहीं से जाके कोई एक इन्वेस्टर लेकर आ सकता है जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और उसे इससे बचा ले, बात समझ आई। जैसे अनिल अंबानी के पास बहुत सारा कर्जा था, याद आया, 2-3 बारी अखबार में आया था कि अनिल अंबानी को बहुत सारा पैसा देना है बैंकों का, है ना। फिर उसके बड़े भाई के पास बहुत पैसा है लेकिन छोटे भाई को नहीं देता कभी भी, है ना, सही बात है। उसके बहुत सबको देगा पैसा, वो टीम खरीद लेगा, ये वो सब कर लेगा, पर अपने छोटे भाई को नहीं देगा, है ना। पर फिर उसने उस एक टाइम पे बड़ा दिल रख के अपने छोटे भाई का सारा कर्जा दिया, है ना, ठीक बात है। मतलब उसकी कंपनी लिक्विडेशन होने वाली थी लेकिन बड़े भाई ने आके उसको बचा लिया पैसा देके, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है बिहाइंड द कर्टन तो आप वो करो। सेकेंड चीज़, भाई मैं अगर फ्रिज लेने के लिए मार्केट में जाऊँ और मेरे दिमाग में हो कि अभी कुछ लिक्विडेशन होने से पहले 1-2 महीना पहले वीडियोकॉन का कोई बहुत अच्छा नया फ्रिज आया था और मेरा पूरा मन है कि वीडियोकॉन का फ्रिज खरीदना है, बस यही खरीदना है, ठीक है। लेकिन अब मैंने रोज़ अमर उजाला में वीडियोकॉन दिवालिया हो रहा है, ये और हर न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो मैं सोचूंगा नहीं यार ये कंपनी तो ये तो बंद हो जाएगी, फिर मुझे तो कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगा, कोई वारंटी नहीं मिलेगी, है ना, तो मैं तो ये वीडियोकॉन अब कभी नहीं खरीदूंगा, है ना। बेशक वो बाद में चल के इसमें से बाहर निकल जाए और आगे चल के क्या पता सैमसंग को भी ओवरटेक कर ले, लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में जब तक इसका केस चलेगा तब तक इसका तो कुछ ये राइज नहीं कर पाएगी, है ना। एक तो पहले ही नीचे है, ऊपर से और पैसा भी उसको नहीं मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग उसका बना हुआ सामान है वो भी नहीं बिकेगा मार्केट में, है ना। तो इसको आप बार बार बोल के आप जो है उसको नेगेटिव पब्लिसिटी मत करो, आप बिहाइंड द कर्टन रखो इसको। और अगर यहाँ से वो खुद कहीं से जाके इन्वेस्टर ले आता है वो भी ठीक बात है, अगर नहीं लाता है तो जब तक लिक्विडेशन नहीं हो जाता एक ही बार आप बाहर निकालना है ये न्यूज़, रोज़ रोज़ बाहर मत निकालो, बात समझ आई। ये 2 अमेंडमेंट लाए गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक देखो, मतलब समझ आएगी, ठीक है ना। क्या नाम है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और IDRCL इंडियन। हाँ वो दोनों जो कंपनी है वो एक्चुअल में जो आपका बैड बैंक है उसके अंडर की 2 ब्रांच है, ठीक है। जो आप कंपनी का नाम ले रहे हो ना वो एक्चुअल में 2 कंपनी है। वो एक्चुअल में कैसे काम करेगी, एक कंपनी होगी जो सिर्फ देखेगी कि इसका कौन सा सामान अटैच करना है, उसका सिर्फ मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी होगी जो एक्चुअल में बायर लेकर आएगी और उसका एक्चुअल में लिक्विडेशन कराएगी। एक मैनेजमेंट कंपनी है और एक जहाँ से पैसा निकाल के लाएगी, वो उसको 2 हिस्सों में तोड़ा होगा, ठीक है। वो जो 2 नाम आप देख लो ना, उन 2 का ये मतलब, एक है जो सिर्फ मैनेजमेंट करेगी, देखेगी कि कितना पैसा यहाँ से आ सकता है, ये कैसे बिकेगा, और एक जो एक्चुअल में जाकर कस्टमर से पैसा लेकर आएगी, वो उनको 2 पार्ट में तोड़ा होगा। हाँ वो ये साथ में काम करेंगे ना, एक ही हेड के अंदर है ना दोनों। यहाँ तक आपको समझ आ गया?
IBC समझ आ गया? अभी ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर यही था आपका। अगर आप अभी भी पढ़ोगे ये वाला करंट अफेयर तो इसी साल का है, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये 2022 का ही है, ठीक है। IBC का अमेंडमेंट। यहाँ तक आप देखो, कुछ लिखने वाला है तो लिखो इसमें, देखता हूँ कुछ लिखने वाला है। उसके बाद आप एक फ्रेश पेज निकालना और फ्रेश पेज पे हम PIB का कुछ इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बड़ा बड़ा ईजेंदा नहीं लिखवाऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा ईजेंदा, बस एक बुलेट पॉइंट की इस बार इतना एक्सपेक्टेड GDP बोला है और इस सेक्टर में ये राइज होगा, इस सेक्टर में ये, बस आप वो वाले बुलेट पॉइंट अपने पास रखो। अगर मेंस में लिखने को आएंगे तो भी वही यूज करना है, अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा तो भी वही यूज करना है, ठीक है। अलग से आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे वो कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो बोलेंगे हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, हमने इंडिया एयर बुक पढ़ी, नहीं पढ़ता कोई भी, मुझे पता है। इंडिया एयर बुक इतनी मोटी होती कोई भी नहीं पढ़ता, वहां से कुछ नहीं आता है। एक साल वहां से एक क्वेश्चन आ गया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, एक कैलेंडर होता है, शाखा कैलेंडर, पता है आपको? होता है ना, ठीक है। एक शाखा कैलेंडर होता है और उसका एक क्वेश्चन आ गया था हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगले साल से फिर सारे बच्चे इंडिया एयर बुक से क्वेश्चन आता है और फिर सारी जनता इंडिया एयर बुक और लाके वो लोग खरीद लेते हैं, टेबल पे पड़ी रहती है। एक दो चैप्टर पढ़ेंगे, उससे ज्यादा मन नहीं करता वो पढ़ने का, कौन पढ़ेगा? बोरिंग चैप्टर होते हैं उसके, कैलेंडर, ये क्लॉक, पता नहीं क्या क्या होता है बकवास का, ठीक है। भारत माता, ये वो क्या वो आपके वंदे मातरम वगैरह वो सब लिखा होता है उसमें, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है, पर उसको कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए जो काम का है, एक क्वेश्चन वहां से आए उसके बदले आपने 3 क्वेश्चन आसान पॉलिटी के गलत किए होंगे, ठीक है, वो लोग नहीं देखते हैं। पर उनको वो वाला क्वेश्चन करना है जो बस उससे उनका ईगो हट हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो, है ना। जबकि मार्क्स तो आपको 2 ही मिल रहे हैं ना भाई, अब ये वाला क्वेश्चन करो या वो वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। तो जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट है उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। मुश्किल के पीछे नहीं भागना है। उनको थोड़ी पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन आपने 2 नंबर इसके, आपको 4 नंबर दो, ये किसी ने ठीक नहीं किया था, ऐसा थोड़ी होगा, मिलेंगे तो 2 ही नंबर ना, ठीक है ना। तो सिलेक्शन तब आपका नहीं होगा जब आप आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन ठीक नहीं करने हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मुश्किल क्वेश्चन ठीक करने से सिलेक्शन नहीं होता है, मुश्किल क्वेश्चन ठीक करने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं भी कैमरे पे बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं होता। सिलेक्शन तब होता है जब आप अपने आसान क्वेश्चन गलत ना करो। आप आसान क्वेश्चन गलत करोगे, फिर भी करोगे, मुझे पता है, क्योंकि होंगे, वो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है जिससे आपका आसान क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। फिर आप घर पे आओगे तो बोलोगे अरे ये तो बहुत आसान पेपर है, अभी मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन मैं कैसे गलत करके आ गया, ये तो सिली मिस्टेक होगी। वही सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वही सिली मिस्टेक है, ठीक है। है कुछ बताओ, कोई डाउट है? शाखा कैलेंडर, ठीक है, आप लिखो कुछ लिखने वाला। इसमें कुछ लिखवाने वाला है तो नहीं है, पर फिर भी लिख लो थोड़ा सा। विलफुल डिफॉल्टर आपको समझ आ गया ना कौन होता है, ठीक है। इसमें मैं कुछ आपको लिखवा नहीं रहा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो बस बहुत है। आपको एक चीज़ और लिखवानी है, वो आप लिखो
क्या लिखोगे आप लिखो कि एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, लिखो हेडलाइन हेयरलाइन कट, ऐसे लिख दो। लिखो हेयरलाइन कट, मतलब ये आपका करंट अफेयर है, उसमें अगर ये वर्ड आ जाएगा, ऐसा आता है ना, हेयरलाइन कट करंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू, है ना, फिर कुछ भी दे देगा, कुछ इन्वायरमेंट का ऑप्शन, कुछ इकोनॉमिक ऑप्शन, है ना। तो आप देखो हेयरलाइन कट का क्या मतलब होता है एक्चुअल में। हेयरलाइन कट का एक्चुअल में क्या मतलब है, हेयर कट बोलो या हेयरलाइन कट बोलो, ठीक है। हेयरलाइन कट न्यूज़ में कहाँ आया था भाई, एसबीआई ने एक टाइम पे बहुत सारे ट्रैक्टर लोन दिए थे, ठीक है। एसबीआई ने एक टाइम पे बहुत सारे ट्रैक्टर लोन दिए थे, ठीक है। अब सरकार अगर कोई और आ जाए तो वो एग्रीकल्चर वाले लोन माफ़ करती है, लेकिन ये ट्रैक्टर वाला लोन एग्रीकल्चर लोन नहीं होता है, ठीक है। अगर ट्रैक्टर खरीदा है तो वो वाला लोन आपको भरना पड़ता है। वो वाले जब आप देखते हो ना कि लोन वेवर हो गया वो फार्मर का, वो ये ट्रैक्टर खरीदा वो वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत सारा इन्होंने ट्रैक्टर के लिए लोन दिया और वापस यहाँ से कोई पैसा आ नहीं रहा था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया, वापस कोई पैसा आ नहीं रहा। तो आप बोलोगे कि इन्होंने वन टाइम क्या दिया, वन टाइम हेयरलाइन कट ऑफ 40%, ठीक है। आपको वन टाइम एक कट दे रहे हैं कि 40% आपको माफ़ करते हैं, आप 60% चुका दो इसका, ठीक है। उसका आप क्या बोलोगे, हेयरलाइन कट, ठीक है, कि आपको 40% माफ़ कर दिया भाई हमने, रिमेनिंग वाला 60% चुकाओ, ठीक बात है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं आपने जी न्यूज़ खोला तो वहाँ पे वो बोलेगा नहीं ये तो सिर्फ बीजेपी वाली स्टेट्स में हो रहा है, नहीं वो नहीं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया भी, नॉन बीजेपी स्टेट्स में भी भाई एसबीआई ने अगर किसी को ट्रैक्टर लोन दिया है तो वहाँ पर ये वाली स्कीम, ठीक है। और बाकी एनपीए अगर हो गया है तो वहाँ से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या स्कीम ला सकती है गवर्नमेंट, आपको पहले बता चुका हूँ भाई। एक बार हो सकता है जैसे ये हेयरलाइन कट, एक बार ही में आपको माफ़ कर दिया, ठीक है। एक आपको स्कीम बताई कि भाई इंटरेस्ट रेट उसको कम कर देंगे और ड्यूरेशन को कुछ बढ़ा देंगे, है ना, ठीक है। फिर एक और केस होता है, क्या होता है, मानो वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता है ना, जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, उसमें आपको कुछ पैसा दे दिया, है ना, उसमें आपको कुछ पैसा दिया, आप अभी भी कर्जे में हो, एक्स्ट्रा कर्जा आपको मिल गया, ठीक है। पर इसमें अगर इस ड्यूरेशन में जिसमें आपको सेकंड वाला कर्जा दिया है आपकी कंपनी ग्रो कर जाती है तो फिर आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपका कम करेंगे, फिर आपको पूरा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आई, ये नहीं कि अब इस वाले से मेरी कुछ ग्रोथ हो रही है तो अब नहीं, इससे मैं पुराने वाला नहीं चुकाऊंगा, नहीं। अगर आपको पैसा देने के बाद आपकी कंपनी ग्रो की है तो आपको पुराना वाला पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल चीज़ें आप रीड कर लोगे एक बार, मुझे नहीं लगता इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट होती है अलग अलग टाइप की, वैसे ये आप एक बार ही पढ़ लोगे कि इसमें क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक वन टाइम ऐसे कट सकता है। एक ये 525 स्कीम बोलते हैं इसको, ठीक है, 525 स्कीम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट कम करना है और जेस्टेशन पीरियड बढ़ाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं 525 स्कीम, ठीक है, ठीक है। और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में अगर ऐसा करके पैसा दे के उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो उसको पुराना वाला पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ तक आपका कोर्स का जो जितना मुझे आपको पढ़ाना था कोर्स वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना था कोर्स का। अब आप एक काम करो, अब अपना एक पेज खोलो, वहाँ पे लिखो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ ना 2020-21, ठीक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट 2020-21 ही तो हुआ ना भाई, नहीं हुआ 2020-21 नहीं हुआ इकोनॉमिक सर्वे। क्या बताओ ना, भाई सर्वे हर साल नहीं आता ना, नहीं आता ना, हर साल आता है। पिछले साल सर्वे आया था, पिछले साल सर्वे आया था,
पिछले साल सर्वे आया था, पता ही नहीं है। चलो लिखो आप, कुछ इंपॉर्टेंट लिखने हैं चीज़ें। ऐसे लिखो, की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022, की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022। ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए, सर ने पिछले वाले उसका वो दिया था, है ना। सर हम ये सोच रहे तो नया आ जाएगा। नया कैसे आ जाएगा? तो हम उसको पढ़ेंगे ना, नया आ जाएगा। नहीं, अभी इस बजट से पहले वाला जो 31 जैन को आया, 1 फेब को आया होगा बजट, है ना। तो 31 जैन को आया होगा इकोनॉमिक सर्वे, वो कौन सा वाला होगा? 21-22 होगा। और बजट कौन सा होगा? 23, है ना। लिखो, की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। मैं बांट सकता हूँ आपको, ये ना पीआईबी का ही है, मैं कहीं अलग से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं इसका प्रिंट करा के आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपने पूरे 1 महीने में कुछ नहीं लिखा है तो एटलीस्ट आप ये लिखोगे तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आप लिख लो, की हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। फर्स्ट इज 9.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड, 9.2%। 2-3 बारी बोलते बोलते इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपसे एक दिन पूछूंगा कि वो इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, बताओगे ना। आपको ज्योग्राफी का ही भूल जाएगा तो आप ये कैसे बताओगे। 9.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन रियल टर्म्स, इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स का क्या मतलब हुआ? रियल टर्म्स नहीं, 9.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन रियल टर्म्स इन 2021-22, मतलब रियल जीडीपी, है ना, नॉमिनल जीडीपी नहीं, रियल जीडीपी की बात कर रहा है ना, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वाली रियल जीडीपी कह रहा है। ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। फिर नीचे लिखो, जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो GDP projected to grow at 8.0 to 8.5, 8.0 to 8.5%, 8.0 to 8.5% in 2022-23, in 2022-23। ठीक है, ये क्या है? ऊपर कह रहा है 9.2, यहाँ कह रहा है 8.0, ये क्या है? पिछले साल का नहीं, वो 2021-22 में कह रहा है कि 9.2 से ग्रो किया होगा, है ना, है ना, बात समझ आई। और अभी कह रहा है कि इस वाले साल में ये 2022-23 में करेगा 8.0 से 8.5, है ना। और अभी कल कितना हुआ हमारा? 8.7, है ना, हुआ ना 8.7। ठीक है, ठीक है। लिखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टचेज 633.6 बिलियन $। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टचेज 633.6 बिलियन $, ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में ये बोल रहा है। अब आगे चल के कोई नई अगर न्यूज़ में आए कि अभी थोड़ा सा इसमें से कम हुआ होगा, ठीक है, आप सोचोगे इसमें से बड़ा होगा, नहीं, कम हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी रूपी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, अभी वॉर चल रही थी, एक दिन मैंने आपको बताया कि सरकार ने बहुत सारा अपना फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बाहर निकाला और ये रूपी नीचे गिर रहा था, उसको बचाया, याद आया। तो इसमें कुछ चेंज हुआ होगा, वो आप अपने करंट अफेयर में जो भी मैगजीन आई थी वहाँ से पढ़ के उसको कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर लिखो सोशल सेक्टर, एक बुलेट पॉइंट में लिखो सोशल सेक्टर, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, as proportion of GDP increases to 8.6%, increases to 8.6% in 2021-22,
increases to 8.6% in 2021-22 as compared to 6.2% in 2014-15 as compared to 6.2% in 2014-15। ठीक है, क्या कह रहा है? सोशल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है ना, वो इंक्रीज हुआ। बात समझ आई? पक्का बात समझ आ रही है? ठीक है। ये कोई ऐसे इंग्लिश लिखिए फालतू की, आप और लिखो रुपी 89,066 करोड़, रुपी 89,066 करोड़। लिखना आ रहा है ना? कैसे लिखते हैं उसको डिजिट में? 89066 है ना, 89,066 करोड़ रेज्ड वाया 75 IPOs, रेज्ड वाया 75 IPOs। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर देन एनी ईयर इन लास्ट डेकेड, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं हमारा मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्या? शेयर मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, क्या कि 75 नए IPO निकले और उसके थ्रू कंपनियों ने मार्केट से 90,000 करोड़ तक के आसपास चीज़ें उठाई। ठीक है, क्या सिर्फ इस पॉइंट से आपको पता चलता है कि मार्केट अच्छा चल रहा है? अगर मैं आपको ये डेटा दे दूं कि भाई रुपी 89,066 करोड़ रेज्ड बाय 75 IPOs सिग्निफिकेंटली हायर देन इन एनी ईयर इन द लास्ट डेकेड, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि कंपनियों ने मार्केट से पैसा उठाया। ठीक है, क्या इससे ये पता चल रहा है कि शेयर मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है? आप देखो, IPO लॉन्च किए और पैसा उठाया, लेकिन बहुत सारे IPO तो वो सारे फेल हो गए, है ना? हो गए ना? जोमेटो का IPO फेल हो गया, पेटीएम का IPO फेल हो गया, LIC का भी IPO फेल हो गया। देखा आपने? न्यूज़ में आया आपने देखा LIC का IPO को क्या हुआ? देखा आपने क्या हुआ? बताओ। आप बोल रहे हो ना यस सर देखो, आप ऊपर ही नहीं देख। क्या आपने देखा कि उसका कितने रेट पे वो खुला था और कितने पे हो गया? फेल हो गया। ठीक है, आप देखो, उन्होंने सोचा था कि हम इस IPO के शेयर को इतने रुपए में बेचेंगे, लेकिन वो और नीचे आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर सर्वे ऐसा बताना चाह रहा है, सर्वे में आप देखो, सर्वे कुछ ना कुछ बताना चाहेगा। ओवर द ईयर सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हर साल वो नई चीज़ लेकर आते हैं। ठीक है, वो क्या नई चीज़ लेकर आते हैं? अब उनको चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाना है कि अभी काम दाम कुछ किया नहीं, अभी कैसे लोगों को फंसाएं, तो नई टर्म्स लेकर आते हैं। जैसे क्या? एक चीज़ लेकर आए थे वो पिछले साल, थालीनॉमिक्स। पढ़ा आपने? पढ़ा? ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, 1-2 साल में कुछ नई चीज़ें आई हैं। ठीक है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे नहीं, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें क्या चीज़ आई? थालीनॉमिक्स। बताना क्या चाहा? ऑपोजिशन सरकार को घेर रही थी कि भाई आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, ये सारी चीज़ें, आपने कोई काम नहीं किया 1 साल में, है ना? तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक नया टर्म लाया, क्या? थालीनॉमिक्स। इन्होंने क्या बताना चाहा कि भाई एक इंडिया में एक वेज थाली और एक यहाँ नॉन वेज थाली है ना, उनकी उन्होंने प्राइसेस कंपेयर किया कि मतलब ऐसे पुराने किसी साल में 2014-15 में उसका प्राइस कितना होता था और आज उसका प्राइस कितना है। उस हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई आज की जो वेज थाली होती है उसमें अलग अलग आपको इतनी डिशेस मिलती हैं और उस हिसाब से तो उसका कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब सब चंगा सी, ठीक है ना? मतलब कुछ हमारे यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, सब एकदम ठीक है। क्या? कैसे? ये थालीनॉमिक्स नई चीज़ लेकर आए कोई। ठीक है, ठीक बात है, बात समझ आई? वैसे ही एक चीज़ लेकर आए थे वो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। क्या? बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या बता रहे थे? बेयर नेसेसिटी का क्या मतलब होगा? बेयर नेसेसिटी का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, हाउसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो बेयर नेसेसिटी है आपकी। ठीक है, तो वो वाली सारी स्टेट्स जिन्होंने बीजेपी की ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया अपनी
स्टेट में, वहाँ पर ये बेयर नेसेसिटी का जो इंडेक्स है वहाँ पे उनके इंडिकेटर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया भाई, ये आयुष्मान भारत स्कीम वेस्ट बंगाल ने लॉन्च नहीं की, तो फिर वो पाई चार्ट वगैरह से अपना गपला कि यहाँ पे तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इतना है और IMR इतना है और इतना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही है क्या? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर समझ आता क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, है ना? ये वर्ड आपको बहुत बार ही आएगा अगर आप ढंग की किसी किताब में पढ़ रहे होगे, ठीक है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब खुद से आपको निकाल के हेल्थ केयर सर्विसेज पे पैसा खर्चना पड़ रहा है, ठीक है? वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वे मोर इन वेस्ट बंगाल एज कंपेयर टू दो स्टेट्स विच हैव इम्प्लीमेंटेड आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है? इसलिए उन्होंने ये बताना चाहा कि बेयर नेसेसिटी इंडिकेटर जो है वो उन स्टेट्स के बहुत अच्छे हैं जहां पर ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई है। बात समझ आई? ठीक बात है, ठीक है ना? बताओ कोई क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं इसे बताना चाह रहा हूँ कि हर साल कुछ नई चीज़ वो इकोनॉमिक सर्वे में लेकर आते हैं बताने के लिए, ठीक है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि भाई आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस जगह जाना पड़ा जहाँ पे सरकार आपके हेल्थ केयर पे कोई पैसा नहीं खर्चती है, आपको खुद से बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ रहा है, ठीक है? बात समझ आ रही है? जैसे कि हाँ मतलब लोग, जैसे मैं खर्च रहा हूँ, मेरे आउट ऑफ पॉकेट मेरे पैसा निकला भाई। अगर मैं किसी, जिन बंदों ने आयुष्मान भारत स्कीम ली होगी भाई उनको तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल गया ना, वो कार्ड दिखाएंगे अपना और उनका तो 5 लाख का ये हो जाएगा। और जिन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया उनको अपने जेब में से पैसा देना पड़ा, तो उसको बोला है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है? ठीक बात है, ठीक है? फिर नीचे लिखो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन moderates to 5.2%. CPI inflation moderates to 5.2% in 2021-22. In 2021-22, ठीक है? उसके नीचे बुलेट पॉइंट फूड इन्फ्लेशन averages at a low of 2.9% in 2021-22। ये मैं आपको बुलेट पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूँ? अचानक से आपको मानो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है? मानो ऐसे ही आ गया, ठीक है? मानो ऐसे आ गया। इस बारी JKAS में जो ऐसे का पेपर था उसमें अलग अलग टॉपिक आए थे, ठीक है? एक फिलोसफिकल ऐसे होता है और एक होता है जो नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है? कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें एक ऐसे आया था जो था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है? आप देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अगर आपका मन करे कि हाँ ठीक है मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लिखता हूँ, ठीक है? मैंने लिखा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है? अब मेरा मन करे अब मैं उसमें क्या जोड़ूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत लंबा ऐसे लिखना है ना। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब उसमें आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, ठीक है? आप ऐसे फेंक नहीं सकते कि सरकार ने ये स्कीम लाई, ये स्कीम, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, डेटा चाहिए, है ना? तो अगर मानो आपको करंट अफेयर भूल गया, कुछ भूल गया, तो आपको कोई डेटा याद रहेगा कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे में कोई डेटा पड़ा था, ठीक है? तो आप लिख दो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने ऐसा कहा था इस ईयर में। बेशक वो एकदम करंट नहीं हो उस टाइम का, ठीक है? लेकिन आप बोल सकते हो कि हाँ लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो ये बात करता है, ठीक है? बात समझ आई? तो डेटा जो है वो आपको यूज़ करना है मेंस में, ठीक है? ठीक है, फूड इन्फ्लेशन के बारे में लिख लिया, ठीक है? फिर एग्रीकल्चर में लिखो, एग्रीकल्चर फूड इन्फ्लेशन एवरेजेस एट अ लो ऑफ 2.9% इन 2021-22, ठीक है? ठीक है, फिर लिखो एग्रीकल्चर में लिखो GVA ग्रोथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर of GVA growth of 3.9%, GVA growth of 3.9% in 2021-22, ठीक है? ठीक है, उसके बाद ऐसा लिखा है फालतू का कि
इसका कॉर्पस बढ़ा दिया, ये वो आपका काम का नहीं है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। फिर लिखो 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 क्या लिखोगे, फिस्कल डेवलपमेंट्स लिखो, फिस्कल डेवलपमेंट्स, फिस्कल डेवलपमेंट्स, ठीक है। लिखो द रेवेन्यू रिसिप्ट, एक एक लाइन में लिखना है, ठीक है, इसमें तो बहुत लंबा लंबा चौड़ा लिखा है, ठीक है, आप बस अब इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा है तो आपको समझ आ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट have gone up by 62.2%, have gone up by 67.2%, 67.2% as against an expected growth of 9.6%, ठीक है। उन्होंने सोचा था 9.6% का रेवेन्यू रिसिप्ट में ग्रोथ होगा, लेकिन कितना हो गया एक्चुअल में 67.2% तक चला गया वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आप लिखो विद, नीचे लिखो विद इनहांस्ड बोरोइंग्स, विद इनहांस्ड बोरोइंग्स, विद इनहांस्ड बोरोइंग्स ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19, ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19, the central debt, the central government's debt, the central government's debt has gone up from 49.1%, 49.1% of the GDP in 2019-20, in 2019-20 to 59.3%, 59.3% of GDP in 2020-21, of GDP in 2020-21, but is expected to follow a declining trajectory, but is expected to follow a declining trajectory with the recovery of economy, with the recovery of economy, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एक्सटर्नल सेक्टर्स, एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर में लिखो नेट कैपिटल फ्लो, नेट कैपिटल फ्लो। ये नेट कैपिटल फ्लो का क्या मतलब होगा, मतलब जो बाहर से पैसा इंडिया में आया है ना, नेट कैपिटल फ्लो were higher at 65.6 billion US dollars, 65.6 billion US dollars, 65.6 billion US dollar in the first half of 2021-22, on account of continued inflow of, on account of continued inflow of foreign investment, on account of continued inflow of foreign investment, ठीक है। FDI जैसे बहुत सारी आई, उसके बारे में लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंडियाज एक्सटर्नल डेट, इंडियाज एक्सटर्नल डेट, इंडियाज एक्सटर्नल डेट रोज टू 593 बिलियन US डॉलर्स, 593 बिलियन US डॉलर्स at the end of September 2021, at the end of September 2021, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने लिख लिया। फिर एक पॉइंट लिख लो एट द एंड ऑफ नवंबर 2021, at the end of November 2021, India was the fourth largest forex reserve holder.
इंडिया वॉज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर, फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर, इन द वर्ल्ड आफ्टर सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसका है, चाइना है ना, आफ्टर चाइना जापान, आफ्टर चाइना जापान स्विट्ज़रलैंड, आफ्टर चाइना जापान स्विट्ज़रलैंड, और चौथे नंबर पे इंडिया। ठीक है, ठीक है। फिर आप नीचे लिखो मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन अलग से टॉपिक है, इसके अंदर कुछ लिखना है। पहले हमने कौन से टॉपिक के अंदर लिखा, एक्सटर्नल सेक्टर है ना, अब क्या है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, उसके अंदर लिखो द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस, द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड सरप्लस। ठीक है, रिमेन्ड सरप्लस। सेकेंड पॉइंट, रेपो रेट वॉज मेंटेन्ड एट 4% in 2021-22, repo rate was maintained at 4% in 2021-22। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, RBI undertook various measures such as, RBI undertook various measures such as special long term repo operations, special long term repo operations to provide further liquidity, to provide further liquidity। याद करो जब मैंने आपको रेपो रेट पढ़ाया था तब मैंने आपको ये वाला करंट अफेयर बताया था, याद आया, याद आया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, याद आया, ऊपर तो देखो, नीचे कहाँ देख रहे हो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बताओ क्या था। हाँ है ना, याद है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या था, हाँ है ना, एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे ही भाई, लेकिन आप 3 साल तक के लिए पैसे ले सकते हो, है ना, लॉन्ग टर्म टारगेटेड स्पेशल रेपो ऑपरेशन। पर ये तो उसका आपने एक पॉइंट बताया, ऐसा हम देंगे लेकिन कब देंगे, जब आप क्या करोगे, हम उनको ये पैसा देंगे स्पेशल टारगेटेड स्पेशल रेपो ऑपरेशन के अंडर, उन लोगों को ही 4% पे रेपो रेट पे 3 साल के लिए पैसा देंगे, जो कि क्या करेंगे, नहीं बिजनेस ही सेटअप करेंगे, कौन बिजनेस सेटअप करेंगे, नहीं, याद करो, मैंने आपको बोला था कि NBFCs के पास पैसा नहीं होता है, NBFCs के पास पैसा नहीं होता, तो लॉन्ग टर्म रेपो टारगेटेड रेपो ऑपरेशन में हम आपको 4% पे पैसा देंगे, लेकिन आपको उसका कुछ अमाउंट ऑफ पैसा NBFC में इन्वेस्ट करना है, तभी आप इस विंडो से पैसा उठा सकते हो। याद आया, याद आया, बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है, बताया था, मुझे याद है मैंने बताया था। ठीक है, हो गया, ये लिख लिया आपने। फिर लिखो आप लिखो कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स continued to increase up to 15%, continued to increase up to 15% by the end of September 2021, by the end of September 2021। अब कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो भी आपको समझ आ गया होता क्या है ना, ठीक है, ठीक बात है ना, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो भी समझ आ गया। अब नया सब हेडिंग लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज।
ठीक है, देखो इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑन नीति आयोग्स SDG इंडेक्स, ठीक है, इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑन नीति आयोग्स SDG इंडेक्स improved to 66, improved to 66. India's overall score on Niti Aayog's SDG index improved to 66 from 60 in 2019-20, improved to 66 in 2022-21 from by improved to 66 in 2022-21 from 60 in 2019-20, from 60 in 2019-20 and 57 in 2018-19. बात समझ आई? नहीं समझ आई? कैसे नहीं? improved to 66 in 2020-21 from 60 in 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है ना, एंड 57 इन 2018-19, ठीक है। क्या कह रहा है ये? कह रहा स्कोर उसका भाई 2018-19 में 57 था, फिर 60 हो गया और अब 66 पे पहुंच गया, ठीक है, तो इम्प्रूव हो गया स्कोर, है ना, ये कह रहा है, ठीक है। फिर ये कुछ फालतू की चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। फिर आप लिखो इंडिया हैज़ द 10th लार्जेस्ट forest, India is the 10th largest forest area in the world. India has the 10th largest forest area in the world, ठीक है। फिर लिखो in 2020 India ranked third, in 2020 India ranked third globally in increasing, India ranked third globally in increasing its forest area, in increasing its forest area during 2010 to 2020, मतलब इस डेकेड में, ठीक है, ठीक है। इन 2020 डेटा है भाई, डेटा लिखना है आपको, ये इकोनॉमिक सर्वे में डेटा ही आता है सिर्फ, ठीक है। इन 2020 फॉरेस्ट कवर्ड 24% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिक एरिया। इन 2020 forests covered 24% of India's 24% of India's total geographic area, accounting for 2% of the world's total forest area, accounting for 2% of the world's total forest area। क्या चीज़? इंडिया का जो एरिया है पूरा वो 2.4% है वर्ल्ड का। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ क्या हो गया, ठीक है। फिर लिखो इन अगस्त 2021, ये इसमें लिखा है, फिर जो आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएगा उनसे पूछ लेना ये वाला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल क्या है, ठीक है। लिखो इन अगस्त 2021 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 was notified which aimed at phasing out single use plastic by 2022, which aimed at phasing out single use plastic, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक पता है ना आपको क्या होता है, डिस्पोजेबल, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, पक्का। क्या चीज़? जिसको वापस से रीयूज नहीं कर सकें वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, होता है, पक्का। कुछ माइक्रोन में पता है आपको कितना होता है वो? 50 से कम वाला, है ना। 50 क्या माइक्रॉन्स, है ना। 50 माइक्रॉन से कम क्या हो गया? सिंगल यूज प्लास्टिक, है ना। वो क्या नहीं होता? रिसाइकल नहीं होता, है ना। सही बात है। और आपको कुछ पता है इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के बारे में? पता है?
क्या किया था इसमें? सर वो जो ये पॉलिथीन जो हो ना पॉलिथीन बैग्स उसमें उनका उसने साइज वो बताया ना कि इतने वाले साइज की पॉलिथीन बैग्स आएंगे। वही तो बोला उन्होंने 5 माइक्रोन 50 माइक्रोन, वही तो बोला उन्होंने। सिंगल यूज वाले पॉलिथीन होते हैं। हाँ तो वही लिखा है ना। उनके बैग्स पे रूल आया था ना कि इतने ही माइक्रॉन्स का वो बनेगा बैग, लेकिन दूसरी बदलते हैं। हाँ तो उसमें यही लिखा है कि 50 माइक्रोन से नीचे वाला अब हमें फेज आउट कर देना है, तो उससे ऊपर वाले बनाओ, है ना। ठीक बात है। अभी आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, पर आप तो मार्केट में जाके कभी ऐसा करते हो कि हम घर से थैला लेके जाएंगे, तो हम करते हो आप? कौन करता है आप में से? पक्का करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना, तभी तो आप चेंज कुछ लाओगे, तभी तो हो पाएगा, है ना। अगली बारी से क्या करोगे आप? घर से बैग लेके जाओगे, है ना। कौन सा? जूट बैग, जूट बैग, ठीक है, ठीक बात है। चलो आगे लिखो, लिखो क्या लिखना है यार, ये सब ऐसे ही कुछ फालतू है। फिर लिखो द प्राइम मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ नेशनल स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये रहने दो, ये काट दो, इसको काट दो। आपको ये पता है ना 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बन रहा है, ये ग्लासगो में बोला है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, पता है ना। हाँ बस ठीक है, इसको काट दो, छोड़ दो। फिर लिखो एक टॉपिक एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट लिखो। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ बायोंट ग्रोथ, बायंट ग्रोथ, BUOYANT। बायंट का मतलब पता है आपको क्या होता है? हाँ बायोंसी से, बायोंसी का मतलब एक बायंट है ना। क्या होता है बायंट का मतलब? हाँ क्या करती है वो? अपलिफ्ट करती है ना। तो ये क्या लिख रहा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपीरियंस्ड बायंट ग्रोथ, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ा होगा, है ना, बायंट ग्रोथ इन पास्ट 2 years अकाउंटिंग फॉर इन पास्ट 2 years accounting for a sizable 18.8% in GVA of the country, registering a growth of 3.6%, registering a growth of 3.6% in 2020-21 and 3.9% in 2020-22। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं 2021-22, है ना, ऐसे नहीं बोलते 2021-2022, है ना, ऐसे ही बोलते हैं जैसे बोल रहा हूँ क्या। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? एग्रीकल्चर में आपको ग्रोथ दिखा। जब आप देखो कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा नीचे की तरफ चला गया था सारा सेक्टर, है ना, माइनस में, लेकिन उस टाइम भी एग्रीकल्चर एकमात्र सेक्टर था सब में, एक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सभी में सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ थी उस टाइम भी, कोविड के टाइम भी। ठीक है, याद है ना, पक्का? ठीक है, मैंने बता दिया, नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर लिखो आगे। फिर कुछ नहीं फालतू। नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या है कि मैं आपको लिखवा दूं, पर फिर इसमें ऐसा लिखा है कि इंडिया रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम, फिर हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको पता है ये चीज़, है ना, ये लिखवा के कोई फायदा थोड़ी है, पता है ना आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना, कौन सी वाली है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नहीं, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। हाँ वो वाला है। कौन सा वाला? जो कोविड में फ्री से दिया था वो है, नहीं है। पीडीएस कहाँ है? वो तो सबको मिला था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो पीडीएस में आपको मिलता था वो तो मिलता ही था, ये वाला आपको एक्स्ट्रा मिला था, याद है? पक्की बात है, ये पता है आपको? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो ये जो अलग से फूड मिला था, फूड ग्रेन, वो एक्स्ट्रा थे या ये उसी वाले में कुछ था? हाँ पर मतलब ये अलग से स्कीम है ना। आप पीडीएस बोलोगे तो पीडीएस में तो बहुत सारी स्कीम होती है,
अभी भी चल रही है? आगे बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो लिखो, लिख लिया? हाँ ये छोड़ दो, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लिखो क्या क्या लिखोगे? लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन रेलवेज, नहीं छोड़ दो, काट दो। ये लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, ठीक है। देखो भाई मैं आपको लिखवा सकता हूँ, ये आपका टाइम बर्बाद होगा अगर मैं आपको लिखवाऊँ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया रेलवे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया रोडवेज में, एक दिन में पहले इतने रोड बनते थे आज इतने रोड बनते हैं, कोई काम का नहीं है आपके लिए, नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए काम का नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम बचा हो तो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि सर ने हमें ये लाइन नहीं पढ़ाई, नहीं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसको जाने दो। आप लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कॉमा अ मेजर बूस्ट प्रोवाइडेड टू, अ मेजर बूस्ट प्रोवाइडेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, a major boost provided to infrastructure both physical as well as digital, both physical as well as digital, comma along with the measures to reduce transaction cost, along with the measures to reduce transaction costs and improve of doing business and improve ease of doing business and improve ease of doing business would support the pace of recovery, would support the pace of recovery, ठीक है, would support the pace of recovery, ठीक है। यहाँ तक जो एक बारी लिखा है उसको पढ़ो, थोड़ा सा बचा हुआ 2-3 कंपोनेंट और बचे हैं उसको कल लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। कल लास्ट क्लास है ना, लास्ट क्लास के लिए माल नहीं है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, अभी ये पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बजट पढ़ाऊंगा, आपको फील करवाऊंगा कि नहीं आपके 2 घंटे यूज़फुल हुए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो कल क्या करेंगे, इसका बचा हुआ इकोनॉमिक सर्वे और फिर कुछ बजट में जो नई चीज़ें आई थी वो देखेंगे। बाकी आपको मैं टाइम दूंगा, आपको कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से पूछना कि सर कल कौन सी, हाँ वो तो क्या आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है, कम नहीं पढ़ाई? कैसे मॉनेटरी पॉलिसी तो कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा पढ़ाई है आपको। रिपीट नहीं होता मेरी क्लास पे भाई, मॉनेटरी पॉलिसी वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाई है आपको। क्या नहीं आता इसमें बताओ मुझे, क्या नहीं पता आपको? अरे मतलब क्या नहीं पता? ठीक है आप ले आना, अगर कोई चीज़ होगी जो आपको काम में आनी है तो मैं बताऊंगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा कि सर इकॉनमी के ये सेक्शन में ये दिक्कत है, तो अगर मुझे लगेगा कि आप खुद से घर गए और आपको डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर हम ज्योग्राफी और 1 हफ्ता आगे कर देंगे, ठीक है। फिर अगला हफ्ता पूरा इकॉनमी पढ़ेंगे। और अगर आपके पास कुछ सामान हुआ कि सर ये वाला टॉपिक है, ये छूट गया, ये बता दो, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि इकॉनमी का जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो इकॉनमी का सिलेबस है बेसिक, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आप मेरे से बोलो इकॉनमी पढ़ानी है तो मैं अभी आपको 1 महीना और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वो क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलते जुलते टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, अभी हाउसिंग की स्कीम है, वाटर की स्कीम है, वो सारी भी अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो एक टाइप का वो इकॉनमी ज्योग्राफी के बीच का इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ठीक है, ठीक बात है। अब एग्रीकल्चर भी है, वो भी यहीं पर घूम फिर के आता है कहीं पे, ठीक है। मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे को ये कि आपको अगर चाहिए होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आप घर जाओ, सोचो आपको मतलब ये चीज़ रह गई सर, ये बता दो, वो बता दो, फिर आप मुझे बताना, ठीक है, ठीक है ना। फीडबैक लेंगे आपका, आप बोलोगे कि सर ये टॉपिक रह गया, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। मेरे हिसाब से मैंने टॉपिक पढ़ा दिए सारे जो इकॉनमी के होते हैं, ठीक है। कुछ होगा तो आप मुझे बताना।